हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था उनका आज संपूर्ण हल देखने वाले हैं। ठीक है, आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के सवाल बनते थे और अब किस प्रकार के सवाल बनते हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास मंडी उप निरीक्षक जो 2021 में आपके जो एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट मैथ्स का जो सोल्यूशन है ये हम देखने वाले हैं। क्लियर है? बहुत मजेदार तरीके से देखेंगे। जितने भी सवाल बनाएंगे वो सबके सब बेहतरीन तरीकों से बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान समझिएगा। ये पूछा गया था सवाल आपके लिए। ठीक है, यदि संख्या 48, 32, 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार की जगह क्या अंक आना चाहिए, पूछा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भाई 11 के भाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 11 के भाज्यता के नियम के बारे में हम इतना जानते हैं कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे, ध्यान समझना, हमारे पास जो अंक दिया गया है क्या क्या है भाई। तो आप कहोगे 48 है, फिर क्या है 32, फिर उसके बाद 7 दिया गया है, फिर स्टार और ये 8 दिया गया है। तो हम कहेंगे सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। ध्यान समझना, 11 होते ही काट सकते हो, कोई सुनी है। देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया, तो मैंने कहा 22। ठीक है भाई, उसी प्रकार ऊपर वाले जोड़ लेते हैं भाई, 8 और 2 10। अब एक चीज बताओ, यदि मान लो 10 हो गए इन दोनों का तो ये 12 होगा, तब 22 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टार जो है ये सिंगल डिजिट का अंक होता है ना। कोई भी हम अंक को डबल डिजिट में नहीं लिख सकते। तो मैं समझ गया, यदि मैं ये कहूं कि भाई 22 एक ऐसा अंक है जिसमें से कुछ घटाऊं तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे 11 के मल्टीपल में आएगा तो 11। अब आप ध्यान से देखो, 8 और 2 10 हो गया, तो 10 में हम क्या जोड़े कि 11 हो जाए, क्योंकि 22 में 11 घटाएंगे तब ना आपके पास 11 बचेगा। तो आप कहोगे फिर तो 11 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू मुझे कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आप भी मजा क्लियर? देखे अगला सवाल, फिर ध्यान समझना। मैं ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगा जो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं भाई। ध्यान समझना, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 9, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दे रखा है 23, और आपको पूछ दिया गया है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, है ना, -3abc का मान दिया गया, यहाँ पर प्लस का भी चिन्ह है, ध्यान देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की जो वैल्यू होता है ये आपको बुकों में नहीं मिलेगा भाई। हमने निकाले इसका रिजल्ट, तब हमको पता है कि भाई इसका मान a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर यहां पर करेंगे a का प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस कर देंगे 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको बुक में तो नहीं मिलेगा, इतना तो मान लो आप। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहां पर मान पुट करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा फार्मूला है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान दिया कितना है, आप कहोगे 9 दिया है, चलो ठीक है 9 इंटू में है। फिर उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, फिर 3 इंटू यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे भाई इसका मान तो 23 दे रखा है, तो बुरा मैंने कर दिया 23। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो 9 को 9 रहने देते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 23 दिया कितना होता है, तो आप कहोगे 69 हो जाता है, और 9 गुणित 81 में 69 घटाएंगे तो 12, और 12 कितना होता है, तो 108 होता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे बनाना है, यदि ऐसे सवाल देखने को मिले तो कुछ भी नहीं बनाना है लंबा चौड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशेष सूचना ये है कि हम अब अमीन पटवारी का पेपर तो हो गया, अब मंडी उप निरीक्षक और आगामी जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सबको टारगेट करेंगे। बेहतरीन कंटेंट और आपको हर एक सवाल को बनाने का यूनिक तरीका मैं बताने वाला हूं। ठीक है, और इस हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए ये मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर, है ना, यह चाहो तो मैथ्स रीजनिंग का जो कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक के जितने भी सवाल बन सकते हैं, ये मात्र 449 रुपए की प्राइस। मंडी उप निरीक्षक का यदि संपूर्ण कोर्स परचेज करना चाहते हो तो मात्र 749 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा भाई। क्लियर है ना। सहायक विज्ञान प्रयोगशाला, क्योंकि शिक्षक भर्ती भी आने वाला है ना, तो इसका जो संपूर्ण कोर्स है आपको मात्र 749 रुपए मिलेगा।
लेकिन यदि आप टीचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स जिसमें ऑल ओवर रहेगा, ये 1499 रुपए की प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा भाई। क्लियर है। उसी प्रकार ये हमारे सीजी व्यापम के जितने भी कोर्स है ना, व्यापम के अंदर है ना, इनको छोड़कर अभी जो हो रहा है उनको छोड़कर ये भी आपको 1499 है ना। केवल यदि आप भूगोल का परचेस करना चाहते हैं तो 149, सीजी प्लस सीप्री के लिए 2999 का प्राइस, और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन विशिष्ट अध्ययन की बात करें तो ये भी 449 रुपए के प्राइस पर रखा गया है। कोई बहुत बड़े रकम नहीं रखे हैं, है ना, बहुत कम दर पर। बाकी जगह तो आपको 1000 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ना ही आपको कंटेंट में देखने दम मिलेगा। कुछ भी सवाल 2-2 4 पढ़ा देंगे, निकाल देंगे समय को। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, अब हम चालू कर दिए हैं तो कंटिन्यू क्लास आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। और ये हमारे नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी लेना है इस नंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। हमारे जो एंड्रॉइड ऐप है वो सीजी मैपोलॉजी है, उस एंड्रॉइड मैप जो ऐप है उसके थ्रू भी आप जितने भी हमारे कोर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। क्लियर है भाई। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के सवाल दिया गया है, यदि एक बहुपद fx को 2x + 3 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा बोला गया। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। एक चीज ध्यान देना मेरे बातों को, यदि मैं ये कहूं कि मैं किससे भाग लगाना चाहता हूं 2x + 3 से, तो मैं चाहता हूं कि भाई 2x जो +3 होगा ये मेरे लिए किसके बराबर होगा। मैंने कहा 0 के बराबर होगा। ठीक है। अब मैं 3 का पक्षांतर कर दूंगा तो 2x, अब ये +3 है, पक्षांतर होने पर बेसिकली -3 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, तो मैंने कहा -3/2 तो होगा ही, इतना तो मानो आप। मुझे निकालना क्या है, fx का मान निकालना था। तो मैंने कहा fx का मान मैं कितना पुट कर सकता हूँ, -3/2 मैं रख दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा -3/2, जो 2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही मेरा करेक्ट आंसर। कहाँ है भी ऐसा आंसर, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक सचम समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस के बारे में बात कर रहे हैं हम, रोम्बस के बारे में पहले भी जान चुके हैं। ठीक है। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो एक विकर्ण मेरे पास D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है। मैं चाहता हूं कि D1 मेरे पास 100% होगा, तब तो उसका 75% 75 होगा भाई D2। मानते हो आप। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर एक चीज तो कर सकता हूँ, काट दूं इसको, तो आप कहोगे 25 चौके 100 और ये 25 तिया 75। अब मैंने कहा कि इसके दोनों विकर्ण की लंबाई मिल गया, 4 और 3 तो है। अब हमको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे क्षेत्रफल का फार्मूला D1 × D2 डिवाइड बाई कितना होता है, 2 होता है। D1 का मान 4, D2 का मान 3 डिवाइड बाई 2, तो आ गया रिजल्ट है कितना भाई, 6। क्षेत्रफल कितना होगा, 6। अब एक चीज और बोला गया है यहाँ पर कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, जो 6 प्राप्त हुआ विकर्ण के वर्ग का, वो भी सबसे छोटे विकर्ण के वर्ग का। तो सबसे छोटे विकर्ण क्या है, 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का कितने गुना होगा, तो मैं कहूंगा भाई फिर तो 9 का मेरे पास 6 जो है 9 का इतने गुना होगा, काटने पर मिल जाएगा 2/3, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है ना क्लास। ठीक है। कंटिन्यू देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। एक घन के सभी सतहों के, ध्यान देना, एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाई का योग क्या होगा। एक पूरा रूम है मेरे पास, इस रूम के सभी सतह की बात करिए, चारों दीवार, छत और तली, इन सबके जो क्षेत्रफल निकला है उसका मान दे रखा है 3775 बोला, 50 बोला गया है। सभी सतह मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बताना चाह रहा है। तो मैंने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a² और इसका मान दे कितना रहा है, 3750। तो मैंने कहा 6 से काट दिया जाए भाई, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 बच गया 1, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो a² का मान यदि मेरे पास 625 है तो फिर तो भुजा मैं समझ गया तो कि ये 25 क्या है, मीटर तो होगा, इसमें कोई दो बात नहीं। अब हमको पता है कि एक जो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, घन जो होता है, घन में टोटल कितने किनारे होता है आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे घन में टोटल किनारों की यदि मैं संख्या की बात करूं, एक किनारा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 10 और ये 11। ठीक है। और कौन सा छूट गया, किनारों की बात करें ना। ठीक है। और ये हमारे पास 12, टोटल कितने किनारे होते हैं, 12। एक किनारा आपके पास कितने का है,
25 का है ना, तो गुणा कितना कर देंगे 12, तो हम कहेंगे 25 गुणा 12 करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपके पास 300 मीटर की जो लेंथ होगा यही हमारे पास संपूर्ण किनारों का सम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी बोला गया। आपको क्या पूछा गया है, गोले की त्रिज्या पूछ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझना। गोले के आयतन को किससे भाग देना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे कि आयतन को भाग दे देंगे भाई किससे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या करेंगे भाग देंगे। आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 4/3 पाई आर का क्यूब, और आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है भाई। क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ डेटा तो कट ही जाएगा, तो मैंने कहा 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर 2 आर, ऊपर में 3 आर, तो 1 आर बच गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 27 के बराबर है, कितना प्राप्त होता है बोला गया है 27 परिणाम आता है। ठीक है, तो अब मैं कहा कि r बटे कुछ नहीं, नीचे मतलब 3 बराबर कितना हो गया 27, तो आप देख पाओगे कि r की वैल्यू कितना हो जाएगा 27 दिया, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर जी, निम्न का मान होगा बोला गया है 1 - 1/2 का स्क्वायर, फिर 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का, और ये कहां तक गया है 20 तक। ध्यान समझना मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं क्या कि 1 - 1/n का स्क्वायर। ध्यान समझना मेरी बात को, n का गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा n² - 1 डिवाइड बाई n का स्क्वायर। इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब यहां पर भी मैं स्क्वायर लगा सकता हूं भाई, एक है तो आप देख पाओगे। फिर तो मैं इसको एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख सकता हूं, माइनस में लिख सकता हूं, क्या, डिवाइड बाई n का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना भाई। अब ध्यान समझने दिए, ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं एक बार लिखूंगा कि 2 है नीचे में, एक बार मैं क्या करूंगा 2 में 1 जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो 1 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास, ये तो आप 3 हो जाएगा क्या 2। क्लियर है। उसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 कम कर देंगे तो 2, और एक बार जोड़ देंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और ये सिलसिला इसी प्रकार से अंतिम तक चलेगा। तो अंतिम में देखने को मिलेगा 20 में 1 कम करेंगे तो 19, और 1 जोड़ेंगे तो 21, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 20 हो जाएगा। इसी प्रकार के डेटा होंगे भाई, है ना, उसके अलावा कोई डेटा तो मिलेंगे नहीं। अब कटने का क्रम कैसे होगा चालू, ये हम सबसे पहले देखेंगे, है ना। या हम इसको ऐसे ना देखते हुए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक मिनट, इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए कुछ और तरीके से बताना चाहता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार n + 1, एक बार n - 1, और नीचे में मैं लिखना चाहता हूं n × n। अब ठीक है, तो मैंने एक चीज कहा कि भाई मान लो मेरे पास 2 है, 2 1 में 1 जोड़ दूंगा तो ये हो गया 3, और इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यही होगा भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे तो 3 में 1 कम कर देंगे 2, है ना, डिवाइड और 1 जोड़ देंगे तो 4, और ये हो जाएगा 3 × 3, यही है। तो इसी प्रकार सिलसिला चलेगा, 20 में 1 कम करेंगे तो 19, और 1 बढ़ाएंगे तो 21, और नीचे में लिख सकते हैं हम 20 × 20। ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। अब कटेगा कैसे, कटने का क्रम ध्यान समझना। तो कटने का क्रम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आगे इसी प्रकार के जो अंक आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, करते जाएंगे यहां तक कट जाएंगे। तो क्या बचा भाई हमारे पास, नीचे से 2, है ना, तो 20 भी कटा होगा किसी से, सिंपल सी बात है। 20 क्या बच जाएगा 21, और ये 20 और 2, तो मैं लिख सकता हूँ 21/20 दूनी कितना हो जाएगा 40, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अब 40 का तो आधा तो जाएगा ही, है ना, 0.5 कर देंगे, सबके सब डेटा किसमें आधा में है क्या, ठीक है ना। 40 पंचे 200 बच गया कितना 10, है ना, 40 दूनी 80 बच गया 20, और 40 पंचे इतना, तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 5.25 जो होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 12 के गुर्जों का लघुत्तम समापवर्तक 1056, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो
तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी, आपसे पूछा गया है भाई। अब हम कहेंगे कि 12 के 2 गुणज हैं, ठीक है, ध्यान समझना, 12 के 2 गुणज हैं जिनके लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया है, 1056 आया है ना। यदि इनमें से एक संख्या आपके पास 132 हो तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि भाई 12 का एक गुणज तो 132 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा, बेसिकली होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है ना। 12 का एक गुणज होगा तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं मैं 12 को कॉमन निकाल दूंगा। यदि मैं 12 को कॉमन निकाल दूंगा तो आप देख पाओगे यहां पर, डायरेक्ट लिख दे क्या हम, है ना, डायरेक्ट लिख देता हूं 12 में 11 132, क्योंकि ये आपके पास क्या है, मल्टीपल है, इनटू में एक्स कर देता हूं, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1056 के बराबर। ध्यान समझने मेरी बात को, ठीक है। तो 11 एक्स बराबर, यदि मैं 12 से काट दूं, 12 कम 12 है तो कितने बार में कटेगा, 12 अट्ठे 96, ठीक है, बचा कितना भाई 96, तो ये 9 12 अट्ठे 96, तो x का मान कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो दूसरा जो गुणज होगा दोस्तों, क्योंकि 12 कॉमन निकालें तो इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 अट्ठे 96 जो होगा ये हमारे पास दूसरा आपके पास संख्या होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। इससे ज्यादा सवालों को तो बनाना ही नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान समझना, मैंने कहा पहले मूलधन रहा होगा 100 और 20 साल में हो गया भाई कितना, 400। तो एक चीज बताओ, ब्याज लगा कितना, 100 की राशि 4 गुना हुआ है ना, तो 400 ना होगा। तो आप कहोगे 300 का तो ब्याज लग गया, लेकिन ये 300 कितने साल में बना है, तो आप कहोगे 300 का ब्याज बना है 20 साल में। तो कुछ नहीं भाई, 20 से भाग लगा देते हैं, और क्या 0 से 0, 30 को 20 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, बोला गया है। साधारण ब्याज से 20 साल में हुआ ना, तो 15% तो आना ही चाहिए, इसमें क्यों गड़बड़ हो रहा है। चार गुना हो रहा है, चलो ऐसे बनाकर देखें तो अब आपके पास ब्याज जो होगा भाई 4 गुना हुआ है तो 3 ब्याज लगेगा, मूलधन आपके पास 1, रेट हमको ज्ञात करना है, टाइम है आपके पास 20/100, ऐसे कर देंगे। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 या 15% ही आएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, 15%। ऑप्शन नंबर जो सी होता है ये करेक्ट होना था, यदि 15% होता तो यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। फिर ध्यान समझना, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। एक चीज बताओ, मैंने 60 वस्तु खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना मैं 40 वस्तु बेच कर पा गया, तो भाई कहीं ना कहीं मुझे 20 जो आपके पास वस्तु है इसका क्या हो गया, फायदा हो गया। मैं समझ गया कि 20 वस्तु का फायदा हो गया, लेकिन 40 वस्तु मेरे लिए क्रय मूल्य का काम करा, तो मैंने कहा 40 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। आप कहोगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 एक कम 2 और ये 50%, तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 50% का इस ओवरऑल में क्या होगा, लाभ हो जाएगा भाई। क्लियर है। आगे देखेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का। अब समानांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है, इस प्रकार के चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण मतलब ये वाले कोण और ये वाले कोण बोला गया है। तो हमको पता है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो मैं समझ गया कि भाई 5x माइनस 10 डिग्री की जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 2x प्लस 110 डिग्री के बराबर। अब मैं चाहता हूं कि x x को एक साइड और डिग्री डिग्री को एक साइड, तो 5 में 2 जाएगा तो ये 3x बराबर, ये माइनस से उधर जाकर प्लस तो 120 हो जाएगा, और x का मान उस हिसाब से देखें तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, यदि L पैरेलल है M के बोला गया है ना, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का मान क्या होगा। एक चीज बताओ दोस्तों, यहाँ पर यदि मान लो 30 डिग्री का कोण बना है, एक सरल रेखा टोटल कितने डिग्री का होता है, आप कहोगे 180 का। इसका मतलब L का मान 1 का मान कितना होगा, 150 डिग्री का ये होगा। और देखो ये वाला यदि 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। मतलब कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि यदि मैं इतना ना भी लिखूं तो भी मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, ध्यान समझना, कि भाई ये यदि मान लो एंगल 2 है तो ये भी तो आपके पास एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 1 एंगल 2 टोटल कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आए भी समझ में। 34वां नंबर के सवाल को देखो, बहुत ही गजब का लग रहा है।
पी 6,000 रुपए में क्रय की गई वस्तु, मतलब 6,000 में कोई वस्तु खरीद कर लाया था पी ने, 30% लाभ पर बेच दिया। मैं चाहता हूं कि इसका 6,000 का 1% कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 1% हो जाएगा 60, तो 10% किया क्या, हम क्या करते हैं 1% नहीं, हम निकाल लेते हैं 10%। 10% कितना हो जाएगा 600, ध्यान समझना, 10% कितना होगा 600, 30% कितना होगा, तो आप कहोगे 1800 होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 7800 में बेच दिया इसने सामान को, किसको, क्यू को, क्यू को। अब क्यू बेचना चाहता है किसको, एस को। तो मैंने कहा यदि क्यू को इसने 7800 में बेचा है, ठीक है, क्यू को यदि इसने 7800 में क्या किया है, बेचा है, ध्यान समझना, मैं चाहता हूं क्यू को कितने में बेच दिया इसने, 7800 में। 7800 में क्यू ने खरीदा है ना। अब मुझे एस का निकालना है, तो एक चीज बताओ, क्यू कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 40%। 40% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 5 से 7, ठीक है। आर 10% हानि पर खरीदता, 10% का फ्रैक्शन होता है 10 से 9। हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 5 10 50, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 9 63। अब ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। क्यू ने क्या किया, जब पी ने 6,000 की वस्तु को 30% लाभ के साथ बेचा, तो क्यू को कितना पड़ा, वो 7800। लेकिन वहीं पर क्यू ने 200 रुपए पर उस पर मरम्मत का खर्च कराया। अब 200 रुपए का और खर्च किया इस बंदे ने, मतलब इसको टोटल 8000 पड़ गया। अब एक चीज बताओ, 50 के कितने नोट करने पड़ेंगे, तो 8000 होगा। तो आप कहोगे फिर तो मुझे 160 नोट करने पड़ेंगे, कितने भाई, 160 करने पड़ेंगे, तब जाकर होगा। तो मैं चाहता हूं 160 का गुणा डायरेक्ट यहां पर कर दूं, है ना। जीरो का तो आएगा ही, एक ही जीरो आएगा, और यहाँ पर एक ही जीरो है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं तो सवाल को ज्यादा बनाऊंगा भी नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, निम्न चित्र में कोण ये वाला और ये कोण ये वाला, इन दोनों का मान क्या होगा बोला गया है। तो मैं सिंपल पढ़ूंगा कि यहाँ पर देखो, एक सेंटर है और सेंटर पर केंद्र पर एक जीवा द्वारा बना हुआ कोण कितने का है, 120 डिग्री है। मुझे परिधि में बने हुए कोण ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल एक थ्योरम ये होता है कि एक ही जीवा द्वारा परिधि में बने कोण केंद्र में बने कोण का आधा होता है। केंद्र में बने कोण का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पर 120 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60। आपको दोनों कोणों का योग पूछा गया है, तो बताओ 60 और 60 कितना होगा, 120 ही ना होगा। तो हम कहेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर ध्यान समझना, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, जैसे मान लो 9 संख्या मेरे पास, चलो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 संख्या को एक अनुक्रम में जोड़ दिया। बोला गया है कि प्रथम, है ना, कितने, प्रथम 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का औसत 15 है। अब 5 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब 15 5 कितना होगा, ये तो मान लो कि भाई 75 होगा टोटल से। क्लियर है। फिर क्या बोला गया है, अंतिम 5 का, तो अंतिम 5 ये होगा भाई, और इसका औसत कितना है 16, तो ये मान लो कि अंतिम 5 का 16 5 कितना हो जाएगा, तो आप मानो ना मानो 80 तो होगा। क्लियर है। अब मुझे बोला गया कि पांचवी संख्या, जो बीच वाली संख्या, वो क्या है, 20 है। बीच वाली संख्या क्या है भाई, 20 है। तो ओवरऑल औसत क्या करना था, ज्ञात करना था। तो मैंने एक चीज कहा कि मैंने एक बार क्या किया, 5 को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काउंट किया। इस साइड से भी एक बार काउंट किया और इस साइड से एक बार काउंट किया, मतलब एक बार निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा 75 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 होता है 15, मतलब 80 में 20 को घटा देता हूं, 60 6 7 13 135 होगा टोटल सम। 9 संख्या भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, 11 संख्या A1 A2 इसी प्रकार A11 तक है। एक अनुक्रम में यह दिया गया है कि A1 और A11 का मान -2, पहला और आखिरी का, A2 और A10 का मान 3, A3 और A9 का 7, इस प्रकार से है। तो सभी का हमको क्या निकालना था, औसत निकालना था भाई। ठीक है, सभी संख्याएं, जितने भी हमारे पास संख्या होंगे, इन सब के सब संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। तो हमको एक चीज पता है कि भाई औसत बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। तो मैंने कहा कि पहली और आपके पास क्या है, 11वें नंबर का योग कितना है, -2। चलो मैं डायरेक्ट जोड़ते जाता हूं। फिर आपके पास दूसरा और 10वां का कितना है, 3 प्लस का 3, ओके। उसके बाद तीसरा और 9वां का कितना है, -7, ओके। उसके बाद चौथा और 8वां का है 11, है ना, तो प्लस का कितना हो जाएगा 11। उसके बाद 5वां और 7वां का है माइनस का,
6 तो 6 और छठवा का केवल दिया गया है 12, तो छठवा का लिख दिया भाई 12। टोटल हमारे पास कितने संख्या है, 11 तक है, तो 11 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यही प्रोसेस होता है। तो ये माइनस माइनस एक बार जोड़ लेंगे, ये माइनस 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 कितने होंगे भाई, तो आप कहोगे 9 6 15 हो गया, माइनस का 15 और ये हो गया 3 11 हो गया कितना 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, प्लस का 26 डिवाइड बाई 11। तो मैंने कहा 26 में 15 घटेगा तो 11 बचेगा और 11 को 11 से भाग देंगे तो जो औसत आएगा वो कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, P 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट मतलब क्या होता है भाई, तो आप कहोगे 80 मिनट में। मैंने कहा कोई व्यक्ति यदि 80 मिनट में 80 किलोमीटर चलता है मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे 80 मिनट में 80 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में, सिंपल सी बात है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो स्पीड कितना होगा, तो आप कहोगे 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो हो गए। फिर Q जो, ये तो है P की बात, Q की बात करें तो Q जो होता है ये 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 40 मिनट में, 2 घंटा मतलब 120 और 40 मतलब 160, तो मैंने कहा 160 मिनट में Q जो है वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इतने किलोमीटर। ठीक है, यही बात है ना, 160 मिनट में कितना चलता है, 120 किलोमीटर चलता है, तो इसकी स्पीड कितना होगा भाई, काट दें क्या इसको, काट तो जाएगा ये। देखो ये हो रहा है, सिंपल सी बात है, मैं एकदम आसान से काटूंगा, 0 से 0 काट दिया, ये 4 बार में और ये 3 बार में। ध्यान समझना, मिनट को मैं 60 रखूंगा, 60 मिनट यदि 4 के मान है तो 3 का मान कितना होगा 45 किलोमीटर, मतलब इसकी स्पीड कितना हो जाएगा 45। क्लियर है भाई। अब हम कहेंगे इन दोनों के औसत चाल से तय करना है, कितने को, आर को भी 100 किलोमीटर की दूरी को। अब भाई 60 और 45 का औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल का जो फार्मूला आएगा दोस्तों एवरेज स्पीड का, ठीक है, किसका, एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई होता है। अब 2, एक मान आया 60, दूसरा मान आ गया 45, डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम, यहाँ पर 45 और 60 को जोड़ेंगे तो 105 ना होगा, होगा भाई। अब जो कट रहा है डेटा उनको हम काट देते हैं और कुछ नहीं करेंगे, ध्यान समझना। ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और ये हो जाएगा आपके पास 21 पंचे। अब कुछ कटेगा, 3 से कट सकता है 7 बार में और ये कट जाएगा भाई 20 बार में। अब तो नहीं कटेगा ना, 20 दूनी 40 और 9 चौक 36 मतलब 360 बटे 7 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारे पास औसत चाल है और इस चाल से हमको तय करना है कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी को। ठीक है, अब 100 किलोमीटर की दूरी को तय करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर कर देता हूँ, 100 किलोमीटर की दूरी है, हम अप्रोक्सीमेट मार देंगे लेकिन वहां पर गड़बड़ी होगा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि 100 किलोमीटर, अब आपके पास समय बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे समय बराबर होता है भाई दूरी बटे चाल, यही होता है, ध्यान समझना। अब हमको समय निकालना है तो दूरी हो हमारे पास 100 किलोमीटर आर के लिए, है ना, और चाल क्या है, तो मैंने कहा 360, 7 ऊपर में चले जाएगा भाई और कुछ नहीं है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 70 बटे कितना, मैंने कहा 36 हो जाएगा। ठीक है, 70 बटे 36 और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट मैं 60 से गुणा कर ही देता हूँ, 6 छक्के 36, 6 दहम 60, अब तो नहीं कटेगा ना, तो 700 तो आएगा भाई। हम लास्ट अप्रोक्सीमेट पर चले जाएंगे, क्या है 700 भागित कितना कर देंगे 6, तो आप कहोगे 6 कम 6 बच गए 1, 6 कम 6 बच गए 4, हो गए 40, 6 छक्के 36, है ना, और फिर 6 छक्के 36 दशमलव इतना में आएगा कुछ, है ना। अब इतना में आएगा आपके पास, मतलब सिंपल सी बात है 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा, है ना, 54 मिनट के अप्रोक्सीमेट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर 100 मीटर दौड़ को दो व्यक्ति ए तथा बी क्रमशः 11.25, ठीक है, 11.25 और 12.5 सेकंड में पूर्ण करते हैं। यदि वह दोनों साथ में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो बी लक्ष्य से कितना पीछे था जब 100 मीटर की दूरी दौड़ ए को पूर्ण कर लेना है। एक चीज बताओ, यहाँ पर समय का अनुमान दिया गया है किसके, ए और बी के, ध्यान समझना, ए और बी के समय का मान कितना दिया है, तो 11.25 और 12.5। तो भाई ये यदि टाइम है तो टाइम का उल्टा क्या होगा, आप कहोगे स्पीड होगा। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 12.5 और 11.25।
ठीक है भाई। चली गई दूरी की बात करें तो अब आप कहोगे कि ये डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट है भाई यहाँ पर 1.25, मतलब मैं कह सकता हूँ बी जो है ए से 1.25 पीछे रहता है। यदि ए की बात करें और यदि मैं ए की बात करूं तो 12.5, और ये बी कितना पीछे रहा, तो पीछे की बात करें तो ये होता है भाई हमारे पास 1.25। ये काटेंगे तो ये 10 बार में और काटेंगे तो 1 बार में भाई। अब देखो यदि मैं बात करूं कि पीछे रहने वाली बात है, अब ए 100 मीटर, जीरो लगाऊंगा 100 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो लगा देता हूं। तो मैंने कहा ए यदि 100 मीटर की दूरी तय करेगा तो बी जो है वो 10 मीटर से क्या होगा, पीछे रह जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। ये तरीका होने चाहिए बनाने के आपके। क्लियर है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में से चल रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग है, 46 और एक की स्पीड है 36। तो आपको पता होगा जब एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल घट कर आता है। तो 36 और 46 के बीच सापेक्ष चाल कितना होगा, 10 का अंतर होगा ना भाई, होगा। अब दूरी जो होगा समान होगा, तो भाई इसका भी एक्स दूसरे का भी एक्स, मान लेते हैं ये ट्रेन एक सका है तो दूसरा ट्रेन भी एक सका है। अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो मतलब दोनों एक दूसरे के लंबाई को पार करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे टोटल लंबाई 2x और सापेक्ष चाल कितना आ गया, 10 का, और तय की गई दूरी कितना होगा, तो तय की गई दूरी आपके पास 36 सेकेंड का है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देता कि भाई 2x की वैल्यू 10 गुणी 36 सेकेंड है ना, तो 36 सेकंड में कितने दूरी तय करेगी, किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बदल देते हैं, 5/18 गुणित कितना कर देते हैं भाई 36 के बराबर। तो आप कहोगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 दहम 100, तो 2x की वैल्यू कितना हो गया 100। तो x का मान कितना आ जाएगा 50, मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से बनाना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 3,000 रुपए 3 वर्ष के लिए लेने पर 3,540 रुपए, 6,000 रुपए 2 वर्ष के लेने पर 6,720 रुपए और 5,000 रुपए 5 वर्ष के लेने पर 6,500 रुपए वापस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है, ये पूछा गया। ठीक है। मैं सिंपल से एक चीज कहूंगा कि मान लो 3,000 का यदि मैं 1% देखूं तो कितना होता है, तो आप कहोगे इसका 1% तो 3 होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। तो एक साल में भाई 3 साल का है, तो एक साल में कितना बनेगा, 3 साल में टोटल 90। टोटल ब्याज कितना है, तो मैंने कहा 3,000 की राशि, ध्यान समझना मेरी बात, कितना बना है ये 3,540। तो ब्याज लगा कितना, तो आप कहोगे 3,000 और ये 3,540 है, मतलब 540 रुपए का ब्याज एक साल में। भाई 1% होता है आपके पास 30, 3 साल का 90 से भाग लगाएंगे तो रेट ही मिल जाएगा। कितने परसेंट, 6%। ओके। आगे हम देखेंगे, मान लो 6,000 की बात करें, 6,000 की राशि कितना हो गया 6,740 हो गया, 20 हो गया 6,720। तो ब्याज कितना लगा 720। अब 2 साल की 1% कितना होगा 60, तो 2 साल में 120 से भाग देंगे तो आप कहोगे फिर तो ये भी आपके पास 6%, मतलब ब्याज की दर सेम है। तो मैं समझ गया कि ये किस प्रकार का ब्याज चल रहा है, यहाँ पर साधारण ब्याज चल रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर x की पावर 4 प्लस 4x का मान किसके बराबर है। अब ध्यान समझना, ऐसे सवाल आए तो घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x की पावर प्लस 4 बोला गया है, तो हम क्या करेंगे x की पावर प्लस 4 में, है ना, मैं दोनों तरफ चाहता हूं कि मैं 4x स्क्वायर एक बार जोड़ दूं और एक बार क्या कर दूं, घटा दूं 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई किसी को। मैं मान लो आपको ये कहूं कि 5 में एक बार 2 जोड़कर 2 घटा दूं, तो इसका मतलब क्या है 5 ही होगा ना भाई, है ना भाई। एक बार घटाकर जोड़ रहा हूं तो उसी प्रकार मैं 4x स्क्वायर को जोड़ा फिर घटा दिया। तो मैंने एक चीज नोट किया कि इतने जो टोटल है ये आपको कैसा दिख रहा है, तो आप कहोगे x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर दिखाई दे रहा है ना, का स्क्वायर के बराबर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4x के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। आगे हम कहेंगे ये पूरा नहीं होगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं 4x के स्क्वायर के बराबर। आगे जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर तो रहेगा 4 का हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो आपको ये दिखाई कैसे दे रहा होगा भाई, एक बार a माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार किस में होता है, माइनस में ही होता है। यही दो चीज होगा। तो एक बार हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप कहोगे कि x स्क्वायर प्लस 2 माइनस जोड़ देंगे तो 2x
और एक बार क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और कहां पर है, ये वाला जो पद होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। युगपत समीकरण किस प्रकार की निकाय है, तो मैंने कहा यहां पर कि भाई 2x प्लस 5y इक्वल 17 और ये 5x प्लस 3y इक्वल 14। यहां पर मैंने एक चीज कहा कि ये जो है आपके लिए ए का काम करेगा, ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे पहले वाले में ए बी और सी का मान क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 2 है, 5 है और ये 17 है, यही भाई अलग अलग। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपके पास 3 है और यहाँ पर आपके पास क्या है, 14 है। तो मैंने एक चीज कहा कि यहाँ पर कोई भी डेटा बराबर नहीं है, मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है। कोई भी डेटा आपस में बराबर नहीं है, 2/5 के जैसा आपके पास 5/3 नहीं है और नहीं 17/14 है। तो इस प्रकार के जो डेटा होते हैं उसको बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन, या हम इसको अद्वितीय हल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है भाई। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है बोला गया है। तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या होगी, ये पूछा गया है। तो मैंने कहा एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, प्रवाह के विरुद्ध मतलब मैं एक कह सकता हूं अनुकूल चाल होता है और एक होता है हमारे पास क्या भाई, तो आप कहोगे प्रतिकूल। ध्यान समझना मेरी बात। मान लेते हैं नदी के प्रवाह 2 है और व्यक्ति के चाल x मान लेते हैं, तो भाई अनुकूल में x प्लस 2 होगा और प्रतिकूल में x माइनस 2 होगा। लेकिन प्रतिकूल में दुगना समय लगता है, इसलिए 2 का गुणा कर दिए। अब आप कहोगे x प्लस 2 बराबर 2x माइनस कितना हो जाएगा, 4। 2x को इधर लाएंगे तो x माइनस 2x बराबर, ये उधर चले जाएगा -4 माइनस 2, तो x में -2 घटेगा तो माइनस का x बराबर ये हो जाएगा -6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है। मान लो रेलगाड़ी खड़ी कंडीशन में, तो 30 मिनट में। वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है तो उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है। वह रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है तो उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है, तब उस व्यक्ति और उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। अब एक चीज बताओ, एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करेगी, मतलब टोटल रेल की लंबाई को ही तो पार करना है, दूरी उतना ही है। व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करे या रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे, उस केस में क्या होगा। अब पहले केस को ध्यान समझना, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान समझना मेरी बात को, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करे मतलब रेलगाड़ी की लंबाई को, और रेलगाड़ी मान लो व्यक्ति को पार करे, तो भाई उस केस में भी तो रेलगाड़ी खुद की ही लंबाई को पार करेगी ना। जब तक मुंडी पूछ तरफ से ना निकले तब तक दूरी कैसे होगा कंप्लीट। क्लियर है, तो हम कहें कि दूरी यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब दूरी कांस्टेंट होता है तो टाइम की उल्टा ही तो स्पीड बनता है। क्या था इसमें, है ना भाई, व्यक्ति और ये था मेरे लिए रेलगाड़ी। ध्यान समझना, ये 30 और ये कितना था, 5, तो इनके चालों का अनुपात कितना होगा, उल्टा। ये होगा 6 और ये 1। कहाँ है भाई हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ आपके पास सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को बहुत फास्ट में कराया हूं। ठीक है, अब जब हम मंडी उप निरीक्षक के सवाल देखेंगे तो इतना मान लो हर एक सवाल को बहुत बेदर्दी से बनाने वाला हूं मैं। क्लियर है भाई, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लियर है, धन्यवाद।